ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन का है। इसमें हमें दे रखे हैं दो मिरर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, इसकी 24, और एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। लेंस और इस मिरर के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो सोर्स है ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर इस पर रखा गया है। तो इसको मिरर M1 कहा है, इसको मिरर M2 कहा है। क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है कि इस पे पहला रिफ्लेक्शन माना, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, फाइनल इमेज अगर इसके ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएगी तो हमसे ये पूछा है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ का डिस्टेंस जो है उसको n/7 लिख रखा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अपन यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से रे जाएगी इस तरफ, और जब रे इस तरफ आगे बढ़ेगी तो अपन इसकी इमेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये मिरर का केस हो गया, तो इसकी इमेज अपन कैलकुलेट करेंगे मिरर वाले केस में। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके हिसाब से v = u × f अपॉन u - f। तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई -10, f की वैल्यू हो गई -12 डिवाइडेड बाय -10 -12। तो यहाँ से ऊपर हो गया 120, नीचे हो गया 2, तो यह है 60, प्लस का 60 है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में आ गया। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस साइड में 60 पर बनेगी। तो ये जो रेज हैं यहाँ से ऐसा लगेगा कि 60 से आ रही है इस तरफ, इसको मैंने 60 दिखा दिया, 60 सेंटीमीटर, और ये इस लेंस के ऊपर रे पहुँचेंगी। जब ये रे यहाँ पर पहुँचेगी तो लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट 80 के डिस्टेंस पर हो जाएगा। तो लेंस के लिए जो फार्मूला हमारा u × f अपॉन u + f, तो इस फार्मूले के हिसाब से अब इसकी इमेज अपन को कैलकुलेट करनी, वो कहाँ बनेगी। तो इसके लिए u हो गया -80 और f की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो ये हो गया -80 + 10, तो -800 - 70, तो माइनस हट करके 80/7 आ गया। इसका मतलब ये 80/7 के ऊपर पहुंच रहा है। तो इसकी इमेज कहीं 80/7 पर आ रही है, ऐसे करके ये जो डिस्टेंस आ रहा है 80/7 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि फाइनल इमेज यहाँ बननी चाहिए। तो अगर अपन ध्यान से देखें जो फाइनल इमेज बननी चाहिए, तो लाइन, अब इससे क्या होगा कि मिरर, ये लाइट जो है मिरर पे पहुँचेगी। अब ये मिरर इसकी इमेज बनाएगा, तो मिरर की जो इमेज बनेगी उससे फिर रे इस लेंस पे पहुँचेगी, फिर लेंस इसकी इमेज बनाएगा। तो वो जो इमेज यहाँ बननी चाहिए, तो हमको ये पता चल रहा है कि इसकी फोकल लेंथ भी 10 दे रखी है और ये डिस्टेंस भी 10 दे रखा है। ऐसा होने के लिए ज़रूरी ये है कि फिर अगर जो इधर से लाइट आएगी, अगर वो पैरेलल रे आएगी तो वो इसके फोकस पर मिल जाएगी। इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो इस मिरर से लाइट आनी चाहिए वो पैरेलल लाइट आनी चाहिए। अगर वो पैरेलल लाइट होगी तभी इस लेंस से पास होने के बाद में वो एस पर मिलेगी, एस पर मिलेगी तो ऐसे मिला देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिरर से जो रेज हैं वो पैरेलल आनी चाहिए। अब मिरर से जो रे पैरेलल आनी चाहिए तो इसका मतलब मिरर के फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिरर के फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो ये फोकल लेंथ 10 हो गई, तो ये वाला डिस्टेंस इसका 10 होना चाहिए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में 10 + 80/7 = n/7 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करने से n की वैल्यू 150 आ जाएगी, तो इसलिए ये 150 हो जाएगा। अब कोई इसमें ये कह सकता है कि फाइनल इमेज का क्या मतलब है, कौन से नंबर का फाइनल हो गया। अब एक बार इस लेंस से ये इमेज यहाँ बन गई, अब इसके बाद आप इसे वापस दोहराएंगे कि फिर रे इस पे जाएगी, फिर इस पे जाएगी, फिर इस पे जाएगी, यही दोहराता रहेगा। तो ये लगातार ऐसा ही होता रहेगा। तो ये एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत सारे रिफ्लेक्शन के बाद में भी यहीं पर ही बनेगी। तो उस हिसाब से ये आंसर ठीक है, 150, ठीक है ना। ये क्वेश्चन साउंड वेव पर है और बेसिकली बीट्स और डॉपलर इफेक्ट पर है। ये IIT के फेवरेट टॉपिक्स में से है। साउंड वेव में ज़्यादातर डॉपलर इफेक्ट या बीट्स के सवाल ही पूछते हैं वो, तो उसी पर है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल में एक सोर्स S2 चल रहा है। S2 की वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है हमें, जो चल रही है 4√2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो S2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4√2 से जा रहा है, ठीक है। और एक डिटेक्टर दे रखा है P, यहाँ पर एक डिटेक्टर है, ये जो P है ये डिटेक्टर दे रखा है। और एक सोर्स S1 है जो चलेगा तो वो OP लाइन के लॉन्ग चलेगा। ये S1 यहाँ दिखा रखा है, उसकी मोशन OP लाइन के लॉन्ग, और ये इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। डिटेक्टर को फिक्स बताया गया है और कुछ इसमें ऑप्शन बनाया गया। अगर अपन इनके 4 ऑप्शंस देखते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि व्हेन S2 इज़ एट Q, व्हेन S2 इज़ एट Q, यानी A और B में से कोई एक सही होगा, क्योंकि 2 अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से सॉल्व कर रखा है। फिर व्हेन S2 इज़ एट R, व्हेन S2 इज़ एट R, यानी हमें 2 केसेस को सॉल्व करना है, जब S2 Q पर होगा और जब S2 R के ऊपर होगा। तो देखो जब S2 Q के ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी 4√2 ऊपर की तरफ है, 4√2। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर, तो यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता करना है। तो ये तो यहाँ पर रेस्ट पर हो गया, एक तरह से ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो गया, सोर्स इस तरफ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं। तो ये एंगल 45 डिग्री आ जाएगा, तो इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये डिटेक्टर यहाँ पर है P पॉइंट पर, तो साउंड वेव इसकी तरफ आएंगी, इस तरफ। साउंड वेव की स्पीड हमको दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसके हिसाब से आ जाएगी। तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में 656 दे रखी है, तो 656 तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गई। और अब यहाँ से ये दौड़ करके इससे अवे जा रहा है, नहीं सोर्स से साउंड दूर जा रही, सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो फॉर्मूले के हिसाब से V अपॉन V प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऐसा आ जाएगा। तो 656 इंटू 300, साउंड की स्पीड 300 दे रखी है, और 300 प्लस 4, तो अपन को 656 को 300 से मल्टीप्लाई करके 304 से डिवाइड करना है। तो 300 से मल्टीप्लाई करके 304 से डिवाइड करेंगे तो आंसर थोड़ा कम ही आएगा 656 से। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली आंसर दिया है। एक क्वेश्चन तो 327 दे रखा है, और एक क्वेश्चन में तो जैसे बी वाले ऑप्शन में 327 तो बहुत ही छोटा हो गया, और 647, यानी बी वाला तो हो ही नहीं सकता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 647 के बराबर आता है, इसलिए ये ए ऑप्शन इसका सही हो गया है। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब वो आर पोजीशन पर आ गया, जब S2 R पर आ गया तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ 4√2 होगी, और इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी डिटेक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर Q इज़ सेम 656 ही आएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग नहीं आ रहा है। अब S1 जो है वो जा रहा है P1 की तरफ, एक ऑप्शन में P1 की तरफ, दोनों में P1 की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आ रहा है। तो फिर वापस वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर P, अगर हम देखेंगे तो 656 फ्रीक्वेंसी है, और वो उसकी तरफ आ रहा है। आपकी बार जैसे सोर्स दूर जाता है तो वहाँ पर आएगा, तो V अपॉन V माइनस VS, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो 656 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 296, तो 300 डिवाइडेड बाई 296 ऐसा आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई और 656 फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अपन इनका बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 656 कॉमन आ गया, और 300 अपॉन 296 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 अपॉन, तो 656 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 296, तो 656 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 296, इसकी वैल्यू लगभग क्या आनी चाहिए अगर अपन देखें तो ये लगभग 300 के आसपास हो गया, और ये 650 है। तो अगर मान लो 600 भी मान लें और इसको 300 मान लें तो ये 8 के आसपास आ रहा है। अब ये 656 है, ये थोड़ा कम है, तो 8 से ज़्यादा आएगा।
तो इसमें से अपन को मिल रहा है कि जो डी वाला ऑप्शन है वो तो काफ़ी छोटा है 2.56, परंतु सी वाला ऑप्शन 8.86। अब थोड़ा और अच्छा कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये आ रहा है, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 के हमने 2 आंसर बताए, ए और सी। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का प्रिज्म का आईआईटी का फेवरेट। आईआईटी लगभग इस प्रिज्म को घुमा फिरा के कुछ न कुछ सवाल पूछती रहती है। इस बार भी उन्होंने कुछ नया ही किया इस सवाल में, और कुछ इसमें 2 चीज़ें मिक्स हो गई, इसकी वजह से ये सवाल थोड़ा टफ पड़ जाएगा। इस पहली लाइन से टफ हो जाएगा क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया है ए प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं, पर इसमें कंडीशन लगा दी है कि वो लाइट पर इस तरह से इंसिडेंट करती है सच दैट देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। ये कहना चाहते हैं कि ब्लू लाइट कुछ ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करती है कि इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट होती नहीं है। तो अब इसके लिए एक थ्योरी की ज़रूरत है स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, ये हमने पढ़ा था पोलराइजेशन वाले चैप्टर में। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि एक अगर इंसिडेंट लाइट आती है और उसके अंदर अनपोलराइज लाइट होती है इस तरह से, तो उसका जो एक एंगल होता है थीटा, और इस तरफ का एंगल 90 माइनस थीटा। तो इस थीटा को अपन ब्रूवेस्टर्स एंगल कहते हैं, जिसमें ये रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों आपस में 90 डिग्री पर होती है। तो ये वाला एंगल थीटा। तो अपन ये जानते हैं कि उस केस में ये लाइट प्लेन पोलराइज होती है इस वाले प्लेन में, जो कि यहाँ दिखा रखा है ऐसे वाला प्लेन। तो इसके अंदर ये दोनों प्लेन हैं, और अगर इस एंगल पर ब्रूवेस्टर्स एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी तो फिर इस वाले प्लेन की लाइट हमको मिलने वाली है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ ऑसिलेट करेगा वो मिलेगा। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये लाइट जो है रिफ्लेक्टेड लाइट इसमें है ही नहीं, नो रिफ्लेक्शन, है ना, नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस। इस सरफेस से कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट इसमें होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिज्म है इस पे जो ये इंसिडेंट लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी तरफ होना चाहिए, यूँ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ऐसा वाला कंपोनेंट होगा नहीं तो इस तरफ आएगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये स्पेशल एंगल थीटा पर आएगी, यानी कि इस पहले सेंटेंस की वजह से हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये जो लाइट है जिस एंगल पर आ रही है वो एंगल अगर हम थीटा लें तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और एक तरह से ब्रूवेस्टर्स एंगल हो गया। तो अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि 1 साइन थीटा इज इक्वल टू √3 साइन 90 माइनस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इससे हमें पता लग गया कि ये 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आई है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 60 हो गया, तो ये वाला एंगल इसका 30 डिग्री हो गया। प्रिज्म एंगल हमको पता नहीं है, इसको हम ए मान लेते हैं। फिर ये वाला एंगल हो जाएगा a माइनस 30, और फिर ये एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया। क्वेश्चन में एक जानकारी और दे रखी है कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला तो हम जानते हैं i प्लस ई माइनस ए। तो ये 60, i भी 60 आ गया, तो i प्लस ई माइनस ए प्लस ई माइनस ए, तो यहाँ से e इज इक्वल टू ए आ गया, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस जो है प्रिज्म एंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस जगह पे तो ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी √3 साइन a माइनस 30 इज इक्वल टू 1 साइन a। e की वैल्यू a के बराबर है इसलिए ऐसा लिख दिया। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा √3 साइन a कॉस 30 माइनस कॉस a साइन 30 इज इक्वल टू साइन a। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू √3, तो ये हो गया 3/2 साइन a, और यहाँ पर माइनस √3/2 cos a इज इक्वल टू साइन a। इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा साइन a/2 इज इक्वल टू √3 cos a/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, tan a इज इक्वल टू √3 हो जाएगा।
तो यहाँ से पता लग गया कि ए की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और एक तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 हो गया, है ना। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन 60 हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस भी 60 आ गया, तीनों सब कुछ 60 आ गया। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रिज्म का एंगल 45 डिग्री है। अब देखो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ने जैसा बताया उसके हिसाब से, अगर ये 60 डिग्री होता तो ये सही होता। अब जैसा बताया कि 45 दिया हुआ है, इसलिए बी हमने सेलेक्ट नहीं किया। फिर इसमें लिखा है कि एंगल आर फॉर द ब्लू लाइट इन द एयर आफ्टर द एग्जिट एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। अब एंगल आर जो लिखा हुआ है फॉर द रिफ्रैक्शन का एंगल पूछ रहे हैं, इन एयर बोला है। अगर यहाँ से एंगल आर की बजाय एक तरह से एंगल ऑफ इमरजेंस ही कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर हम इसको ऐसा माने कि एंगल ऑफ इमरजेंसी कह रहा है एट एग्जिट प्लेन, तो इन एयर जो ब्लू लाइट का एंगल होगा वो तो निश्चित ही हवा में जो आने वाला एंगल होगा वो तो 60 डिग्री होगा, और आर एंगल जो कि इस प्रिज्म के अंदर वाला पूछा है तो वो तो अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, वो 30 डिग्री आ रहा है। यानी ये 60 आ रहा है, ये 30 आ रहा है। और जो ये लैंग्वेज है ए वाले स्टेटमेंट की, उस लैंग्वेज के हिसाब से ये कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको अपन जनरली एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, ये इन्होंने एंगल आर बोला है, हालांकि डिफाइन नहीं किया है। और फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट एग्जिट प्लेन, यानी एग्जिट प्लेन ये वाला हो गया और एयर वाला एंगल हो गया। तो उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये भी इसमें शामिल होना चाहिए ए, जैसी ये लैंग्वेज है। और अगर ये इन एयर नहीं लिखते, एंगल आर लिखते, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ आर है ना, इस अंदर वाले एंगल को आर कहते हैं, ये कहते हैं, उस नोटेशन के हिसाब से ये 30 होता है। तो जो लैंग्वेज कह रही है इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जो आंसर है उसमें ए भी शामिल होगा। ए आ गया। बी इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि इसमें 60 डिग्री आ रहा है, 45 दे रखा है। अगर अभी एक्चुअली हमारे पास ओरिजिनल पेपर नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है ना, कि एक्चुअल में क्या लैंग्वेज था जैसा स्टूडेंट बोल रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन लिया जा रहा है। अब इसमें सी वाले स्टेटमेंट की बात देखते हैं कि इसमें क्या मतलब बन रहा है। इसमें लिखा है कि ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो अब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? तो हम ये जानते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में रहती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल और यानी बोर्ड का प्लेन ही आएगा, रिफ्लेक्टेड रे इसी में आ गई। तो ये वाला जो बोर्ड वाला प्लेन है यही प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ब्लू लाइट इज़ पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम ये समझें तो ये इसी प्लेन में पोलराइज्ड है और प्लेन ऑफ इंसिडेंस भी है, इसलिए ये वाला आंसर इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, पोलराइजेशन का जो प्लेन है इसकी डेफिनेशन में भी थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आती है। 1811 के अंदर जो शुरू में डिफ़ाइन किया गया था उसमें ये बताया गया था कि जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, वो वाला जो प्लेन होता है उस प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। और बाद में चल करके लोगों ने ये कहा कि जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है और जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा और जिधर लाइट जाएगी उनको मिला के जो प्लेन बनेगा वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। तो मैं उसी डेफिनेशन को मानता हुआ आंसर बोल रहा हूँ कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा जिधर लाइट जाएगी, तो उसके हिसाब से ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया और यही प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो उस हिसाब से इसका आंसर सी हो गया। अब देखो क्वेश्चन जो मल्टीपल वाला है इसमें खतरे की बात ये रहती है कि एक भी हमारा गलत होती सीधा ही -2 मिलता है और लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इस हिसाब से ये सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ रहा है। फिर इसके बाद में डी वाले स्टेटमेंट में जाएँ तो इसमें कह रहे हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर द प्रिज्म फॉर द रेड लाइट। अब रेड लाइट के बारे में अपन को कुछ हिसाब लगाना है, तो अपन ने फर्स्ट वाले पार्ट से प्रिज्म का एंगल तो अपन ने पता कर ही लिया कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब रेड लाइट के लिए कहा गया है कि ये मिनिमम डेविएशन पर जा रही है। तो मिनिमम डेविएशन का डायग्राम हम जानते हैं कि प्रिज्म के अंदर जब भी लाइट मिनिमम डेविएशन पर जाती है तो उसमें क्या होता है। तो मिनिमम डेविएशन का डायग्राम कुछ यूँ रहता है, आई और ई बराबर होते हैं, आई इज इक्वल टू ई, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा।
और एंगल ऑफ डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए, आई और ई बराबर तो 2i माइनस ए, ऐसा आता है। अभी क्वेश्चन में जो मिनिमम डेविएशन उसकी वैल्यू 30 दे रखी है, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू 30 दे रखी है तो 30 रख देंगे 2i, और a की वैल्यू हमको 60 मिल चुकी है, उसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो गया 2i, तो i की वैल्यू 45 आ गई। तो इस तरह से हमको ये पता लग गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया। तो अब इस पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे यहाँ पर, 1 sin 45 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n sin 30, तो ये आ गया 1/√2 n इंटू 1/2, 2 इधर लेके चलाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √2 के बराबर आ जाएगी। तो अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन में, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो गया है। तो इस हिसाब से जैसी लैंग्वेज है इसको देखते हुए ACD इसका आंसर हो गया, और B अगर 60 होता तो हो जाता है, ऐसा 45 है। अब ओरिजिनल लैंग्वेज जो क्वेश्चन पेपर की मिलेगी उसके बाद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसी लैंग्वेज मिली है उसके हिसाब से मैंने ये आंसर दिए, ठीक है। ये एक डायपोल का क्वेश्चन है जिसके अंदर पोटेंशियल के फार्मूले का एप्लीकेशन है, वेक्टर फॉर्म वाला जो अपन फार्मूला जानते हैं उसको इन्होंने इस्तेमाल करने के बारे में सवाल लिया है। अपने पास फार्मूला होता है पोटेंशियल का, K वेक्टर P डॉट R अपॉन R3, इस फार्मूले का हमें उपयोग करना है। पहले वाली पोजीशन के अंदर इस पॉइंट का पोटेंशियल V0 दे रखा है, फिर दूसरी वाली पोजीशन में जो आएगा उसको V0 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसको दो बार इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इस P पॉइंट का पोटेंशियल V0 है, तो मैं इसकी जगह V की जगह V0 रख देता हूँ K। अब डायपोल वेक्टर को अपन लिख सकते हैं Q इंटू ये वाला वेक्टर, तो Q की जगह तो Q रहने देते हैं, ये वाला वेक्टर हो जाएगा 4jk डॉट। अब ये वाला जो R है ये 100i और 100j है ये। अभी यूनिट का मैं कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, रेशियो में सेम ही आएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए ऐसा रहने देते हैं। अब ये जो वेक्टर R है इसकी लेंथ अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 100√2 इसका स्क्वायर। तो ये तो पहले वाली पोजीशन में इस डायपोल का वेक्टर फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब दूसरी वाली पोजीशन के लिए V लिख लेते हैं और फिर K, Q की जगह Q रहेगा। अब ये वाला वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो ये वाले वेक्टर में Q यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूँगा तो -1 तो -2 हो गया ये, -2i, और j वाले में 2 और -2 प्लस 4j डॉट। इसका पोजीशन वेक्टर तो वही रहेगा, तो ये हो गया 100i 100j डिवाइडेड बाय 100√2 का स्क्वायर। क्योंकि हमें v को V0 की टर्म्स में लिखना है तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं, v डिवाइडेड बाय V0 है ना। तो इस v को डॉट प्रोडक्ट में निकाल लेता हूँ पहले वैल्यू, फिर उसको V0 से डिवाइड कर देता हूँ, तो v डिवाइडेड बाय V0 लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, दोनों में से k q कट जाएगा, 100√2 वाली टर्म कट जाएगी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -200 प्लस 400, यानी ओवरऑल 200। तो न्यूमरेटर में तो आ गया 200 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में j वाला j से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 400। तो 200 अपॉन 400, तो v इज इक्वल टू V0/2 आ गया, तो जो कि ए वाले आंसर में दिया हुआ है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, सीधे सवाल था। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर अल्फा बीटा डीके का सवाल है। ये इक्वेशन बेस्ड सीधा ही क्वेश्चन है, और ऐसा फिज़िक्स में भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, मुझे लगता है ये बच्चों से हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारे को 4 तरह की एक तरह से कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस दे रखी हैं, जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल चीज़ें दे रखी है कि यूरेनियम था और
पी ए हमको मिल रहा है, पी बी मिल रहा है, पी बी मिल रहा है, आर ए मिल रहा है, अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो अपन को इसमें ये बताना है कि कितना अल्फ़ा पार्टिकल इसमें मिला और कितना बीटा पार्टिकल मिला। तो हम ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो सिर्फ अल्फ़ा डीके से ही चेंज होते हैं। बीटा पॉजिटिव डीके हो या बीटा नेगेटिव डीके हो, उसमें इस नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस नंबर को देख करके हमें पता लग जाता है कि किस में कितने अल्फ़ा डीके होंगे। तो जैसे यहाँ से 238 से 234 आया, एक अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर हम जानते हैं कि इस तरह से हम उसे लिखते हैं He1, मतलब इसका नंबर होता है 2 और 4। प्रोटॉन की संख्या 2 हो गई, न्यूक्लियॉन की संख्या 4 हो गई। तो अगर ये निकल जाएगा तो 4 कम हो जाएंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि P वाले में एक अल्फ़ा डीके होगा। तो 1 अल्फ़ा डीके वाले कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो ये वाला ऑप्शन है और एक तीसरा वाला ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन है। ऐसे कई ऑप्शन में 1 अल्फ़ा डीके हो रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी में अल्फ़ा डीके अपन पहले ही पता कर लेंगे। इसमें आएगा 1 अल्फ़ा, और 214 से 210 आया, इसमें भी 1 अल्फ़ा। 210 से 206 आया, इसमें भी 1 अल्फ़ा। और 228 से 224 आया, इसमें भी 1 अल्फ़ा हो गया। तो सभी के अंदर एक ही अल्फ़ा डीके हुआ है। तो कोई भी इसके अंदर जो 2 अल्फ़ा डीके का कोई केस इसमें आंसर में दिया गया, सभी में 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो। तो इस हिसाब से अल्फ़ा डीके से तो कुछ छांटने का मतलब नहीं रहा। अब 1 अल्फ़ा डीके में अपन जानते हैं कि एक अल्फ़ा बाहर जाएगा तो 92 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 बचेगा। अब 90 से 91 होना है ना, एक इंक्रीज़ करना है। तो हम जानते हैं कि बीटा नेगेटिव जो पार्टिकल होता है उसका -1 और 0 होता है। तो उसकी वजह से अगर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन में -1 करेंगे तो वहाँ पर 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 92 से 90 हो गया जब अल्फ़ा डीके हो गया। यानी कि अगर मैं इसको लिखूँगा 92 और 238, इसमें से अगर मैं अल्फ़ा डीके करूँगा तो जो मेरे पास बचेगा, यहाँ 24 हो गया, यहाँ हो गया 90 और 234। अब 90 से मुझे 91 करना है। तो 91 तभी होगा कि जब ये वाला एक माइनस का होगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये समथिंग 91 234 प्लस E-1 0। तो ऐसा करने से ये 90 वाला नंबर मैच कर जाएगा। इसका मतलब है कि 1 बीटा नेगेटिव डीके होगा। तो इसके हिसाब से P वाले के लिए 4th वाला ऑप्शन मिल जाएगा कि एक अल्फ़ा डीके और एक बीटा नेगेटिव डीके। अब सेकेंड वाले केस में हम देख रहे हैं कि 82 और 82 ये दोनों सेम ही मैच कर रहा है ना। यानी यहाँ से अपन देख रहे हैं कि अगर एक अल्फ़ा डीके हो चुका है इसमें, तो एक अल्फ़ा डीके होने का मतलब क्या हो गया कि जब पीबी में से एक अल्फ़ा डीके हो गया 82 214, उससे जो बना उसमें हमको मिल जाएगा 80। अब अपन को 80 को वापस 82 बढ़ाना है। तो 82 बढ़ाने के लिए वापस, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट है वो 82 214 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स मिल जाएं। तो 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल मिल जाए, ऐसा तीसरे वाले ऑप्शन में हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि Q वाले का तीसरे वाले से मैच हो जाएगा। तो Q वाला तीसरे से मिल जाएगा। ऐसे ही फिर R वाले के लिए जाएंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 81 का 82 हो गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि 210 से जब अपन एक TL दे रखा है अपन को, TL 210 है ये, और 81 इससे अपन लेंगे हीलियम वाला पार्ट। तो इसमें आ जाएगा 2 और 4, तो ये आ जाएगा 79 और 206। तो 206 तो मिल गया। अब ये 79 है, पर हमको वापस यहाँ पर 82 करना है। तो इसको 82 करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा 82 206। तो अपन को यहाँ पर E में 3 लेने पड़ेंगे ऐसे। तो ये -3 करके 79 होगा। यानी अपन को 3 बीटा नेगेटिव पार्टिकल मिलेंगे। यानी कि इसका मतलब हो गया कि R वाले के लिए 2 वाला सही हो जाएगा।
ऐसे ही फिर S वाले के लिए देखेंगे तो ये 91 का 88 हो रहा है। तो अगर अपन इसका ध्यान से देखेंगे तो इस वाले केस में जब पहले एक अल्फ़ा निकाल लिया तो अल्फ़ा निकालने के बाद अपन देखेंगे 91 to 28 अल्फ़ा पार्टिकल निकालेंगे अगर इसमें से, तो जो बनेगा उसमें अल्फ़ा का कुछ 4 घटाने के हिसाब से 224 आ गया और इधर 89 हो गया। अब हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पर 88 चाहिए। 88 चाहिए तो फिर आप इसमें 88 ये होगा तो प्लस आपको E+1 वाला लेना पड़ेगा यहाँ पर, यानी हमें एक बीटा पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ेगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल और एक 1 बीटा पॉजिटिव पार्टिकल जो कि पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि P वाले का 4th वाला, Q वाले का 3 वाला और R का 2nd और S का 1st, ये आंसर हो गया। ठीक है।